हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी न्यूज़ पर। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा, मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तांगा पलट दूंगा। शिंदे ने स्पष्ट किया कि यह इशारा उनके सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर था। यह बयान महाराष्ट्र की राजनीतिक गतिविधियों में एक नए मोड़ की ओर इशारा करता है। एकनाथ शिंदे के बयान मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तांगा पलट दूंगा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि यह बयान किसके लिए था तो उन्होंने कहा कि संबंधित व्यक्ति समझ चुके हैं। अगर आप इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तांगा पलट दूंगा राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। उनकी यह धमकी किसके लिए है, यह अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शिंदे की नाराजगी शिवसेना यूबीटी के साथ पुरानी है, लेकिन वह सत्तारूढ़ महायुति सरकार में भी सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या यह धमकी उद्धव ठाकरे को दी गई है या देवेंद्र फडणवीस को या भाजपा को। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए एकनाथ शिंदे की ओर से ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कोकण सहित महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से कई वरिष्ठ नेता शिवसेना यूबीटी छोड़कर शिंदे के साथ आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर संकेत करते हुए कहा है कि उन्हें धक्के दिए जा रहे हैं, लेकिन जब वह धक्का देंगे तो कोई संभाल नहीं पाएगा। यह बयान शिंदे के ऑपरेशन टाइगर के बाद आया है, जिसमें शिवसेना के नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में एक कार्यक्रम के बाद एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तांगा पलट दूंगा। जब उनसे पूछा गया कि यह बयान किसके लिए था तो उन्होंने कहा कि जिसके लिए यह बयान था वह व्यक्ति समझ चुके हैं। एकनाथ शिंदे ने अपने बारे में कहा कि वे एक साधारण कार्यकर्ता हैं, लेकिन बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारों को आगे बढ़ाने वाले कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे भी इस बात को समझें। एकनाथ शिंदे ने 2022 में अपनी सरकार के गठन के बाद देवेंद्र फडणवीस की जीत का जिक्र करते हुए कहा है कि उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह बयान किसके लिए था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने मन की बात दोहराई है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले वे बीजेपी से अलग हो सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार के बयान से यह संकेत मिल रहा है कि वे बीजेपी के साथ अपने रिश्तों को लेकर कुछ बदलाव करने की सोच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2005 के बाद से बिहार में हुए विकास कार्यों को याद रखना चाहिए। नीतीश कुमार का मानना है कि उनका उद्देश्य हर तरह से बिहार की तरक्की करना है। उन्होंने यह भी कहा है कि अब बिहार का कोई भी इलाका विकास से छूता नहीं है। नीतीश कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे हमेशा से भाजपा के साथ रहेंगे और बिहार तथा देश का विकास करेंगे। यह बयान उनके राजनीतिक भविष्य और बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2005 के बाद बिहार में हुए विकास कार्यों को याद रखना चाहिए। उनका उद्देश्य बिहार की हर प्रकार से तरक्की करना है और अब बिहार का कोई भी इलाका विकास से छूता नहीं रहा है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को प्रगति यात्रा के दौरान जिले में चल रही विकास योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों से विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और ज़रूरत के अनुसार आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के शुरुआती दिनों को याद किया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और तब से वे भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वे हमेशा से भाजपा के साथ रहेंगे तथा देश और बिहार का विकास करेंगे। उन्होंने 2005 के पहले का समय भी याद दिलाया जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि 2006 से अब तक 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई है और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों की 4 दीवारियों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं छोड़ा है और केंद्र के सहयोग से कई विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में साइकिल योजना की सफलता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत मिली साइकिल से न केवल लड़कियां स्कूल जा पा रही हैं, बल्कि वे अपने माता पिता को भी बिठाकर बाजार तक ले जा रही हैं। यह दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि बिहार के किसी भी कोने से पटना पहुंचने में अब पहले की तुलना में 1 घंटा कम लगता है। जो पहले 6 घंटे था, अब वह 5 घंटे हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, जिनमें शिक्षकों की नियुक्ति, पंचायती राज, पुलिस में महिलाओं की बहाली और अस्पतालों में मरीजों की सुविधाएं शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पीएमसीएच, मेडिकल कॉलेज और आईजीआईएमएस में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। बिहार सरकार ने रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2020 में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख कर दिया गया है। अब तक 9 लाख लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके अलावा जाति आधारित गणना के बाद गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के तहत
प्रति परिवार 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है। पटना जिले के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना जिले के विकास कार्यों का विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, पंचायत सरकार भवन सहित अन्य विकास परियोजनाओं की अद्यतन जानकारी शामिल थी। इसके अलावा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और उनके समाधान के लिए चर्चा भी की गई। यह बैठक पटना जिले के विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान जो भी घोषणाएं की गई हैं उन सबको मंत्रिपरिषद से स्वीकृति दी जाएगी। प्रगति यात्रा का कार्यक्रम बनाते समय जिलों की समस्याओं की जानकारी ली गई। अधिकारियों को उन पर काम करने को भी कहा गया और सभी पर काम हो भी रहा है। हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पुल, पुलिया का बड़े पैमाने पर निर्माण कराया है। आरंभ से ही हम राज्य भर का दौरा करते रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जल्दी ही जारी की जाएगी, लेकिन सोमवार को इसके आने की पुष्टि नहीं हुई है। यह किस्त जनवरी 2025 में आने की उम्मीद है, जिसमें किसानों को 2000 रुपये मिलेंगे। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। सोमवार को देश भर के 9.80 करोड़ किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। यह राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त के रूप में दी जाएगी। प्रधानमंत्री बिहार के भागलपुर से इस राशि को जारी करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से देश भर के 9.80 करोड़ पात्र किसानों को पीएम किसान सम्मान की 19वीं किस्त की राशि जारी करेंगे। इस किस्त के रूप में किसानों के खातों में लगभग 22,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे जाएंगे। यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम मोदी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा चौहान एक दिन पहले बिहार पहुंचकर मखाना उत्पादक किसानों से तालाब के किनारे चर्चा करेंगे। यह दौरा किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, खासकर मखाना उत्पादक किसानों के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के दौरे पर जाएंगे, जहां वे भागलपुर में एक किसान समारोह में शिरकत करेंगे और किसानों को कई योजनाओं की सौगात देंगे। इस दौरान पीएम मोदी दुग्ध उत्पाद संयंत्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, रेल लाइन एवं रेलवे ओवरब्रिज आदि को लेकर कई कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाते हैं। इस योजना के तहत अभी तक 3.46 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 2019 में इस योजना के तहत किसान सम्मान की 18वीं किस्त में 20,665 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए थे। भागलपुर में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम देश भर में पंचायत ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जाएगा और वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2.5 करोड़ किसान जुड़े। राजस्थान में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, जहां करण सिंह चौटाला ने ओवरटेक करने पर एक वाहन चालक से मारपीट की। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। ओम प्रकाश चौटाला के पोते करण चौटाला पर जोधपुर में उत्पात मचाने और एक कार चालक को पीटने का आरोप है। यह घटना गुरुवार रात एक विवाह समारोह के दौरान हुई। करण चौटाला ने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा था और वे जिला परिषद सिरसा के पूर्व अध्यक्ष हैं। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जोधपुर में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए करण चौटाला और उनके साथियों पर गुरुवार रात को एक कार चालक के साथ मारपीट करने और उसकी गाड़ी के कांच फोड़ने का आरोप है। बताया जा रहा है कि यह घटना तब हुई जब एक अन्य कार चालक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। इस घटना की रिपोर्ट मंडोर थाने में दर्ज की गई है। करण चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। करण चौटाला, जो हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुखिया अभय चौटाला के बेटे हैं, पर अपने दोस्तों संदीप और जयदीप के साथ मिलकर उत्पात मचाने का आरोप है। यह घटना तब हुई जब उन्होंने शराब के नशे में दादागिरी की। करण चौटाला ने हाल ही में विधानसभा चुनाव लड़ा था और वे जिला परिषद सिरसा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। करण सिंह चौटाला और उनके साथियों ने एक कार चालक के साथ मारपीट की और उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। यह घटना जोधपुर में हुई जब कार चालक ने करण की गाड़ी को ओवरटेक किया था। करण और उनके साथी लगभग 3 किलोमीटर जाने के बाद वापस आए और कार चालक के साथ मारपीट की। उन्होंने सुरक्षा में लगे हथियारबंद जवानों के साथ मिलकर भी मारपीट की। घटना के बाद हुए अनुसंधान में करण, संदीप और जयदीप का नाम एफआईआर में जोड़ा गया है। मंडोर थाने की कार्यवाही प्रभारी अरुणा कुमारी ने बताया कि करण सिंह चौटाला और उनके साथी एक शादी में शामिल होने के लिए आए थे और 9 मील की ओर जा रहे थे। इस दौरान एक इनोवा
गाड़ी ने उनकी गाड़ियों को ओवरटेक कर लिया, जिससे वे उत्तेजित हो गए और फुटवियर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट के सामने गाड़ी रुकवाकर मारपीट की और गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। अरुणा कुमारी ने बताया कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और जल्दी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रही जांच को 10 दिनों के भीतर पूरा करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। यह मामला गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद यूपी पुलिस को अब्बास अंसारी के खिलाफ जाँच तेज करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही जांच को 10 दिनों के भीतर ही पूरा करें। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने यह भी कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा। अब्बास अंसारी पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ जाँच को 10 दिनों के भीतर पूरा करें। इससे पहले कोर्ट ने यह पता लगाने के लिए कहा था कि अब्बास अंसारी के खिलाफ कोई जांच लंबित है या नहीं। अब्बास अंसारी ने पहले सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें उच्च न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन करने की सलाह दी थी। अब्बास अंसारी, जो 5 महीने से यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद है, ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की और उत्तर प्रदेश पुलिस को अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रही जांच को 10 दिनों के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की मांग की और बताया कि यह मामला यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत चित्रकूट में दर्ज किया गया है। इसके बाद पीठ ने जांच की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को 10 दिनों के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि अब्बास अंसारी के साथ 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं और उनके खिलाफ 10 मामले लंबित हैं। हालांकि अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन सभी मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे का उल्लेख करते हुए कहा है कि इसमें अब्बास अंसारी के खिलाफ मामले की जांच अभी चल रही है, लेकिन अब्बास अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि कोई जांच नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया है कि वे विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ चल रही जांच को 10 दिनों के भीतर पूरा करें और कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। यह आदेश तब आया जब अब्बास अंसारी की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। अब्बास अंसारी 5 महीने से जेल में बंद है और उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी चल रहे हैं।